तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता है ट्राइंगल का मतलब, ट्राई का मतलब थ्री साइड्स, राइट? और या थ्री साइड्स या थ्री एलिमेंट्स, आई विल से थ्री एलिमेंट्स। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, राइट? तो आपको ट्राइंगल के तीन एलिमेंट्स का क्या करना है, मेजर करना है। तुम बोलोगे सर ट्राइंगल के तीन एलिमेंट्स का मेजर करना है, मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं? सो बड़ा सिंपल है। आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल के जो एंगल है, राइट? सो लेट्स से इस एंगल को बोल रहा हूँ एक्स, इसको बोल रहा हूँ वाई, इसको बोल रहा हूँ जेड। और ये ट्राइंगल की एक साइड है जिसको मैं बोल रहा हूँ ए बी, ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है उसको मैं बोल रहा हूँ बी सी, और ये ट्राइंगल की तीसरी साइड है दैट इज ए सी, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। सो ट्राइंगल हैज टोटल थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल। ये टोटल हो गए सिक्स। तो ये सिक्स एलिमेंट्स हुए ट्राइंगल के, राइट? तो तीन एलिमेंट्स मतलब तीन साइड, और तीन एंगल मतलब, सॉरी मतलब लाइक बेसिकली तीन साइड मींस तीन एलिमेंट, और तीन एंगल का मतलब भी थ्री एलिमेंट्स हुए, राइट? सो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, सिक्स है, राइट? तो यहाँ पे एट ए टाइम आपको तीन साइड मेजर करनी है या फिर आपको तीनों एंगल मेजर करने। आपको हम लोग उनको आपस में एक दूसरे का हेल्प आउट लेंगे। सो बेसिकली हमें करना क्या होता है, तो हमें करना होता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तीन साइड और तीन एंगल्स का मेजरमेंट होता है। तुम में से कोई बोलेगा सर ऑल सिक्स अननोन रहेंगे क्या? अननोन मतलब तीन साइड भी नहीं पता, तीन एंगल भी नहीं पता, ऐसा होगा क्या? तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होगा। कुछ नोन रहेंगे, कुछ अननोन रहेंगे, ऑफकोर्स, राइट? बट हम लोग बोलते तो उनको एलिमेंट्स ही है, राइट? तो सम एलिमेंट्स विल बी नोन एंड सम एलिमेंट्स विल बी अननोन। तो नोन एलिमेंट्स को यूज करके आपको क्या निकालना है, अननोन एलिमेंट्स निकालने, राइट? तो ये जो मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके, देर आर टू वेज बाय विच you can measures the three side, you can find the measure of three sides and three angles, right? तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। सो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा दो और फिर आपको तीन साइड और तीन एंगल ढूंढने के लिए इजी चला जाएगा। बट अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दूसरा कोई दूसरा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा दूसरा भी कोई ट्राइंगल है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? राइट, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर आप लोग उसकी साइड्स और उसकी मेजरमेंट या उसके एंगल्स कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपके पास कुछ रूल है, जैसे कि साइन रूल, जो आप लोग आगे चल के सीखने वाले हो, जैसे कि कोसाइन रूल। उसके अलावा आपके पास है प्रोजेक्शन रूल, एंड ऑफकोर्स देयर एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशंस है। सो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, ये आप लोग सीखोगे, आपके सिलेबस में है बट अभी नहीं है, राइट? आगे चल के है। और ये जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ये अभी है हमारे सिलेबस में, राइट? तो इस तरीके से हम लोग, अगर ट्राइंगल के हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है और ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, कुछ नोन रहेंगे कुछ अननोन रहेंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देर आर टू वेज, आइदर वी यूज ट्रिग्नोमेट्री और वी यूज साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। डिपेंड करता है हमारे पास क्या है। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो बगैर सोचे हुए आप लोग क्या लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट है, वो जल्दी से आंसर दे देगा। और अगर दूसरा कोई ट्राइंगल है, ओके, तो फिर आप लोग साइन, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल आप लगाओगे, राइट? तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारे 11th के पार्ट में है वो है ट्रिग्नोमेट्री, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सो एकदम बेसिक से जाने वाला हूं मैं, मतलब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको 10th स्टैंडर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छे से नहीं आता, तो ये एज्यूम करके मैं सिखा रहा हूँ, राइट? सो सपोज लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? ओके। और अब ये जो बचे हुए दो एंगल है, ये एंगल सी और एंगल ए, उनको हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, या फिर जैसे कि थीटा और फाइव, राइट? ऐसा कुछ नेमिंग कर दिया, एक्स वाई करो, थीटा फाइव करो, ऐसे करो, मतलब जो भी आपको नेमिंग यूज करनी करो। तो आपको पता है कि जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री हो, राइट? और हमें अभी पता भी है कि 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/2, राइट? ये जो यूनिट, ये रेडियन मेजर में है और ये डिग्री मेजर में है।
और आपको पता है डिग्री को अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो एंगल फाई है एंड एंगल थीटा है, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स है, राइट। एक्यूट एंगल्स मींस लेस देन 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जो 90 डिग्री से कम है, राइट। इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। हाँ, उन दोनों की एडिशन 90 डिग्री होगी। किसकी, फाई और थीटा की एडिशन कितनी होगी, 90 डिग्री। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों मिलके अगर टोटल 90 डिग्री है तो ये कितना, 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। सो इसलिए ये दोनों जो एक्यूट एंगल्स है उनका एडिशन तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक। और ये 90 डिग्री है तो ये दोनों इंडिविजुअली मतलब सेपरेट 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो थीटा है और या फिर ये जो फा है, हम लोग इनको रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं हम लोग इनको, रेफरेंस। तुम बोलोगे क्यों रेफरेंस एंगल बोलते हैं, बिकॉज वो अननोन होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, अननोन, राइट। तो अगर वो अननोन है, हमेशा ही नोन कौन होता है, तो हमेशा ही नोन होता है ये राइट एंगल, राइट। वो कभी भी अननोन नहीं हो सकता। बट हाँ, ये हो सकता है कि ये और ये अननोन हो, मतलब जैसे हमें नहीं, हमें इतना ही पता है इन दोनों के बारे में कि इन दोनों का एडिशन कितना होता है, बोलो 90 डिग्री। बट हो सकता है ये 90 डिग्री में, हो सकता है ये 25 डिग्री हो और रिमेनिंग जो 65 डिग्री वो ये हो, है कि नहीं। या फिर ये 70 डिग्री हो और ये कितना हो, 20 डिग्री हो। मतलब ये अननोन होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस एंगल, राइट। या वो वेरिएबल होते हैं। मैं और एक रीजन दे दूंगा कि इनको रेफरेंस एंगल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो वेरिएबल भी होते हैं। अननोन बोलने से अच्छा आप उसका एक और रीजन ले सकते हो कि वो क्या होते हैं, वेरिएबल। जैसे ये वाला एंगल हमेशा ही फिक्स होता है, वैसे ये वाले एंगल फिक्स नहीं होते ना। अगर ये 10 डिग्री हुआ तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 45 तो ये क्या हो जाएगा, 45। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, वेरिएबल, राइट। क्लियर है क्या, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। वन मोर थिंग, अच्छा दूसरी चीज आपको पता है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, राइट। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, विच एवर इज द ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल को आप लोग हाइपोटेनस भी बोलते थे या हाइपोटेनस साइड भी बोलते थे। शायद आपका पाइथागोरस थ्योरम करके, पाइथागोरस आई गेस थिंक, मुझे याद नहीं, बट 10th में कोई चैप्टर था आपको ऐसा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये। तो लॉन्गेस्ट साइड जो रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस साइड, राइट। अब रिमेनिंग जो दो साइड है उनका क्या नेमिंग है, राइट। तो रिमेनिंग दो साइड को आपके पास नाम है, आपको पता ही है, एक तो एडजेसेंट साइड और दूसरा नाम है ऑपोजिट साइड। अब एडजेसेंट साइड बोलो या अपोजिट साइड बोलो, ये डिपेंड करता है आपने रेफरेंस एंगल कौन सा यूज कर रहे हो, राइट। तो अगर थीटा आपके लिए रेफरेंस एंगल है तो थीटा के सामने कौन है, ए बी विल बिकम अपोजिट साइड। और थीटा के बाजू में कौन है, बोलो बी सी विल बिकम एडजेसेंट साइड। क्लियर है। बट अगर आप रेफरेंस एंगल जो है वो फाई यूज कर रहे हो, रेफरेंस एंगल फाई यूज कर रहे हो, सो फाई जो है, फाई के ऑपोजिट में कौन है, बोलो बीसी। फाई के ऑपोजिट में बीसी है तो बीसी विल बिकम ऑपोजिट साइड, और उसके साथ में कौन है, ए बी विल बिकम एडजेसेंट साइड। तो मैं वही बोल रहा हूं कि एडजेसेंट साइड या ऑपोजिट साइड ये फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रेफरेंस एंगल के ऊपर। सो डिपेंड अपॉन रेफरेंस एंगल, डिपेंड अपॉन रेफरेंस एंगल, राइट। वापस बोलो, तो अगर रेफरेंस एंगल थीटा है, इफ थीटा इज योर रेफरेंस एंगल, तो टेल मी ऑपोजिट कौन हुआ, बोलो ए बी। तो ऑपोजिट हुआ ए बी और एडजेसेंट हुआ, राइट। एडजेसेंट हुआ कौन हुआ, बोलो बी सी, राइट। बी सी इज योर एडजेसेंट, ठीक है। और उसके बाद ध्यान देना अभी यहाँ पे, उसके बाद इफ फाई, इसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, अगर फाई आपका रेफरेंस एंगल है तो फिर ए बी विल बिकम योर एडजेसेंट एंड बी सी विल बिकम ऑपोजिट। तो ऑपोजिट जो है वो आपका आया दैट इज बी सी, और एडजेसेंट जो है वो आपका आया ए बी। तो इस तरीके से आपका रेफरेंस साइड जो है वो रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, इनका नेमिंग
या नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, राइट। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे, तो ये आपको पता ही रहेगा, बट मैंने अपने तरफ से इसको मतलब एक बार क्लियर कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ भी लिखना है मेरे साथ लिख सकते हो। उसके बाद वापस से डिस्कशन करते हैं। लेट्स से एबीसी ट्राइंगल, ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री, ये तुम्हारा एंगल थीटा, और ये एंगल कितना है बोलो 5, राइट। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल के पास 3 साइड होगी। एक साइड होगी ए बी, दूसरी साइड होगी बी सी, और तीसरी साइड होगी ए सी। अगर मैं इनके रेशियो ले लू, रेशियो समझता है ना, डिवाइड करना, तो मैं अगर इन साइड्स के रेशियो ले लू तो रेशियो क्या आएंगे बोलो, एक है ए बी, दूसरा है बी सी, फिर बी सी और ये ए सी, एंड देन उसके बाद ए बी और ए सी, राइट। तो रेशियो क्या क्या आएंगे बोलो, तो ए बी और बी सी का रेशियो क्या होगा बोलो, ए बी अपॉन बी सी। फिर बी सी और ए सी का रेशियो क्या होगा बोलो, बी सी अपॉन ए सी। फिर उसके बाद ए बी और ए सी का रेशियो क्या होगा बोलो, ए बी अपॉन ए सी, राइट। तो ऐसे तो आपके पास 3 रेशियो आ गए। अच्छा, इन 3 रेशियो का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लू तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और ए सी का रेसिप्रोकल लिया तो बी सी अपॉन ए बी। सो इस तरीके से मेरे पास टोटल कितने रेशियो आ गए, 6 अलग अलग रेशियो आए। सो आपके पास ट्राइंगल में मैक्सिमम 6 पॉसिबल डिफरेंट क्या बनते हैं, रेशियो। तो इनको हम लोग ट्राइंगल के रेशियो बोलते हैं, राइट। अब ये टोटल 6 रेशियोज है, तो अगर ये रेशियोज को अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं इसको मिटा दूं और वापस से पूछो तुमको रेशियो क्या है, तो तुमको वापस से ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, 3 एंगल का नेमिंग लेना पड़ेगा, और फिर रेशियो को फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टाइम चला जाएगा इसमें, राइट। तो उससे बेटर अगर मैं इन रेशियोज को नेमिंग दे दूं तो फिर आपको वो हमेशा ही याद रहेंगे, है ना। अगर मैं इनको अभी यहाँ पे अगर मैं उनको रफ करूं और मिटा दूं और दोबारा पूछूं, तो आपको उनको बोलने के लिए तो टाइम जाएगा ना, बिकॉज आपको वापस से 3 साइड लेनी पड़ेगी, फिर उनके क्या बनाने पड़ेंगे, रेशियो, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उससे बेटर ये है कि आप उनको एक नेमिंग दे दो, तो नाम दिया तो याद रह जाता है। जैसे तुम स्टूडेंट हो तो सबको मुझे थोड़ी ना स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे याद रखूंगा तो मुझे नहीं याद रहेगा, बट नेम है इसलिए मुझे इजीली याद हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने इन रेशियो को भी क्या दे दिया बोलो, नाम दे दिया, राइट। तो एक रेशियो को हम लोग नाम दे देंगे साइन, राइट। दूसरे रेशियो को हमने नाम दे दिया कोसाइन। आप में से कोई अगर ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस ये सब ढूंढ रहा है तो फिलहाल मत ढूंढो, मैं बस तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है, कि रेशियोज के नेमिंग। अभी तक मैंने रेशियो को एग्जैक्ट नहीं लिया है। तो एक रेशियो का नाम सपोज साइन रख दिया, दूसरे रेशियो का नाम क्या रखा, कोसाइन, तीसरे रेशियो का नाम रख दिया टेंजेंट, और एक रेशियो का नाम रख दिया कोटेंजेंट। तुमने देखा होगा कि जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है उनका नेमिंग क्या है, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कौन हुआ, कोटेंजेंट। अच्छा, उसके बाद हमने एक और रेशियो का नाम रख दिया सेकेंड, और लास्ट रेशियो का नाम रख दिया कोसेकेंड। सो टोटल वी हैव 6 रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। आप देख सकते हो टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप देख सकते हो कोसाइन और सेकेंड भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और साइन और कोसेकेंड भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। तो वो तो हम लोग उसका जो यूज है वो बाद में देखेंगे ही। बट वंस अगेन, जब कोई नाम बहुत बड़ा होता है, राइट, काफी नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा है, तो ऑफकोर्स उसको बार बार लेने के लिए थोड़ा हमें डिफिकल्ट जाएगा। जैसे कि आप लोग ऐसा यूनिट को देखते हो, सो कैंडेला यूनिट है ना, मोल यूनिट है, केल्विन यूनिट है, तो आप हमेशा उनका फुल नेम थोड़ी ना लिखते हो, आप उनको लिखने के लिए क्या यूज करते हो, सिंबल्स यूज करते हैं, राइट। तो वैसे ही साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये बोलने के लिए लिखने के लिए टाइम कंज्यूमिंग है। सो बेटर हमारे पास इनका कोई सिंबल हो, या इजीली लिखने के लिए हमारे पास कोई तरीका हो। तो फिर हमने क्या किया, पहले 3 लेटर को सिलेक्ट किया। क्या है पहले 3 लेटर, साइन, राइट। बहुत सारे लोग इसको सीन भी रीड करते हैं, बट इट्स जनरली साइन, साइन, राइट। इसके पहले 3 लेटर क्या हुए, कॉस, ये क्या हुआ, टैन, ये कॉट, ये सेक, और ये कोसेक, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी अगर 3 लेटर लिए, कोसेक के अगर पहले 3 लेटर लिए तो वो क्या होगा, कॉस, बट इधर ऑलरेडी तुमने क्या लिया हुआ है, कॉस, तो इसके पहले 3 लेटर फायदा लेके फायदा नहीं, आपको आगे के भी लेटर लेने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा अलग दिखेगा। तो अभी इसका नाम क्या बन गया बोलो, कोसेक।
तो अब इनको हम लोग रीड करेंगे साइन, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। आपके पास अभी इनके एक्चुअल नेमिंग भी है और आपके पास उनको डिफिकल्ट ना जाए इसलिए जो इजी लगने के लिए या फिर सिंपल लगने के लिए जो सिंपल नेमिंग है वो भी आपके पास है। राइट, क्लियर है यहां तक? अब आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी जो साइड्स होती है वो नेमली ऐसी होती है, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस साइड। राइट, तो उनके जो रेशो आएंगे वो रेशो ऐसे आएंगे, जैसे पहला रेशो आ गया लेट्स से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा रेशो आया लेट्स से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और तीसरा रेशो आया सपोज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, उनको ही उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे उनका। तो इधर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। सो टोटल वी हैव 6 रेशियोज। राइट, तो इसमें से सब जानते हैं कि ये जो रेशो है इस रेशो को हम लोग साइन रेशो बोलते हैं, इसको हम लोग कोसाइन रेशो बोलते हैं बेसिकली कॉस, इसको हम लोग टेंजेंट रेशो बोलते हैं मतलब टैन, इसको हम लोग को टेंजेंट रेशो बोलते हैं मतलब कॉट, इसको हम लोग सेकेंड रेशो बोलते हैं मतलब सेक, और इसको को सेकेंड रेशो बोलते हैं मतलब कोसेक। राइट, इस तरीके से तुमने रट्टा मारा होगा 10th स्टैंडर्ड में या प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि साइन जो होता है वो क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज और टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। राइट, मैं पर्सनली बोलूंगा तुम इन तीनों को याद रखो और उसके बाद ये याद रखो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, कि अगर क्योंकि अगर आपको टैन याद रहा, राइट, टैन कितना है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, तो आप बस इतना याद करोगे कि टैन का रेसिप्रोकल कौन है, तो कौन है टैन का रेसिप्रोकल बोलो कॉट, तो फिर कॉट उसका ऑटोमेटिकली उल्टा ही होगा। क्लियर है? सो आपको ये याद रखना चाहिए, ये 3 फंक्शन याद रखने चाहिए और उसके बाद ये याद रखना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। राइट, अब आगे सुनते, आगे बात करते हैं। ठीक है, वंस अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये एंगल 90 डिग्री, ऑफकोर्स ये एंगल कितना है बोलो थीटा, एंड अगेन ये एंगल आपका है 5, राइट, रेफरेंस एंगल। तो अब अगर मैं तुमको एक रेशियो लेने बोलता हूं, साइन रेशियो लेने बोलता हूं, तो तुम बोलोगे सर हमें पता है साइन का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट वी नो सर, हमने 10th में इसको मेमोराइज किया था। तो मैं बोलूंगा ठीक है बताओ कौन सी साइड ऑपोजिट है और कौन सी साइड हाइपोटेनस है, तो तुम लोग हाइपोटेनस मुझे तुरंत बताओगे, कौन सी साइड है बोलो पी आर, दैट इज योर हाइपोटेनस। सो टेल मी योर ऑपोजिट साइड, ये क्या एज्यूमिंग है, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम लोग कि ऑपोजिट साइड क्यू आर है या पी क्यू है? आपको आप बोलोगे कि सर ऑपोजिट साइड पी क्यू भी हो सकती है और क्यू आर भी हो सकती है, बस आप हमें बताओ कि रेफरेंस एंगल कौन सा है। दैट मीन्स विदाउट रेफरेंस एंगल आप ऑपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? हाँ, तो कोई भी पूछेगा कि आपको ऑपोजिट साइड क्या है तो आपको पहले क्या पूछना चाहिए, रेफरेंस एंगल। दैट मीन्स आपको साइन लिख के फायदा नहीं, क्योंकि साइन लिखोगे तो खाली इतना पता चलता है कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड का रेशियो लेना है, बस इतना पता चलता है। बट वो ऑपोजिट साइड कौन है ये अगर पता करना है तो साइन के साथ क्या होना चाहिए, रेफरेंस एंगल भी होना चाहिए। तो अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब जस्ट साइन आया तो ये रेशियो कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है, साइन के साथ रेफरेंस एंगल भी होना चाहिए तभी ये रेशियो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो चल मैंने रेफरेंस एंगल लिया थीटा, तो अब तो ये रेशियो का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो थीटा अगर मैंने रेफरेंस एंगल लिया तो पी क्यू विल बिकम योर ऑपोजिट साइड, देन साइन थीटा विल बी योर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर। तो इस तरीके से आपका साइन थीटा या रेशियो कंप्लीट हो गया। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंप्लीट करने के लिए रेफरेंस एंगल के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी होना चाहिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो साइन भी होना चाहिए था, या फिर साइन के साथ थीटा भी होना चाहिए था। राइट, ये दोनों एक साथ आएंगे तो ही वो रेशियो कंप्लीट होने वाला है, अदरवाइज रेशियो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो ये एक पैकेज है कि अलग अलग है, दोनों साइन और थीटा अलग अलग है कि वो सिंगल है, सिंगल है वो, राइट, बिकॉज अगर अलग अलग रहेंगे तो वो रेशियो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। राइट, तो दे आर अ सिंगल पैकेज। राइट, और फिर हमने इसका नाम फिर आगे जाके क्या रख दिया, तो अब हमने इसका नाम रख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या रख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। क्या नाम रख दिया इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्राइंगल में आने वाला फंक्शन है,
बिकॉज ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस साइड ये किसकी है, ट्राइंगल की है। और ये जो इधर आन दो, और अगर मैं इधर थीटा चेंज करूं, अभी रेफरेंस एंगल अगर चेंज किया, अगर मैंने रेफरेंस एंगल फाई ले लिया, ये तो समझो कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल थीटा क्यों बोलते हैं। लिखना चालू हो गए, समझ तो लो। तो साइन आपको पता है साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो रेशियो वही है, बट इस बार आंसर अलग आएगा, राइट, क्योंकि इस बार रेफरेंस एंगल क्या है, अलग है। तो बोलो इस बार आंसर क्या आएगा, फाई अगर रेफरेंस एंगल है तो क्यू आर विल बिकम योर अपोजिट, है ना, और हाइपोटेनस कितना है बोलो, पी आर, तो क्यू आर अपॉन कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो तुमने क्या नोटिस किया, फंक्शन वही है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही है, बट उसका एंगल क्या है, अलग है, राइट, एंगल चेंज हुआ तो आंसर भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, एंगल, कौन कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर। समझा कि नहीं समझा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, बोलो इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल व्हाट, एंगल 5। क्लियर है। अगर इधर 30 डिग्री होता तो हम लोग बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 30 डिग्री, अगर इधर 60 डिग्री होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 60 डिग्री। नहीं समझा, बाउंसर गया। तो इसको बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। और अगर उसको रेशियो के फॉर्म में लिखा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस रेशियो को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर का रेशियो है ना, मतलब ट्राइंगल के साइड का रेशियो है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्या है बोलो वापस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल, गिवन एंगल जो भी रहेगा। तो अब मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको बोलते हैं, ये क्लियर है कि बाउंसर है, हाँ। तो जो रेशियो रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, और जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो पर्टिकुलर एंगल का, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दैट एंगल बोलते हैं। क्लियर है। अब यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। सो एक काम करता हूं, मैं साइड में नेमिंग कर लेता हूं। तो सपोज क्यू आर को मैंने एक्स बोल दिया, मैंने पी क्यू को वाई बोल दिया, और पी आर जो है उसको आर बोल दिया। क्यों, फटाफट लिखना है मुझे इसलिए। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि साइन थीटा कितना है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कॉस थीटा कितना है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ टैन थीटा कितना है, तो सबको पता है साइन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट ये सब के सब जो है वो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल थीटा। थीटा इस रेफरेंस एंगल के लिए ये क्या क्या है, राइट। तो अब मुझे बताओ, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का अपोजिट कौन हुआ बोलो, y, और हाइपोटेनस कौन हुआ, r, तो y अपॉन r। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कौन हुआ, x, और हाइपोटेनस हुआ r, तो x अपॉन r। और tan जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इट इज y अपॉन x। इस तरीके से आपने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिए, राइट। अब बचे और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने तुमको क्या बोला, उनका फॉर्मूला याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि कौन सा फंक्शन किसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब मुझे बताओ tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, जल्दी बोलो, cot, राइट। सो इसका मतलब tan का रेसिप्रोकल लिया तो cot आएगा। सो ये क्या है, y अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y। और ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। अब वो वैसे मत याद रखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये सब मत याद रखो। और फिर cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन है बोलो, sec थीटा, तो x अपॉन r का क्या हो जाएगा, r अपॉन x। एंड देन sin थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल दैट इज क्या होगा, cosec, और वो हो जाएगा r अपॉन y। तो इस तरीके से अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है तो आपको रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकाल लेते हो, राइट। और यहां से आपको एक कंफर्म हो गया है कि साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, राइट। अब ये रेसिप्रोकल पता चल गए ना, तो यहां से आपको आपके पहले फॉर्मूले आने वाले, राइट, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूले बोल सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस, रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस इन ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली। तो आपको पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक। तो अगर मैं दोनों रेसिप्रोकल का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करता हूं मैं कोसेक थीटा से, ठीक है, तो क्या आएगा, तो साइन थीटा मेरे पास क्या है, y अपॉन आर, और कोसेक थीटा मेरे पास क्या है, r अपॉन y। तो साइन थीटा की जगह पे अगर मैं x अपॉन r लिख देता हूं, तो कोसेक थीटा की जगह पे मुझे r अपॉन x लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस है।
तो फिर r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर भी आ रहे नीचे भी आ रहे, x एंड x भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना बोलो 1। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि साइन और कोसेक का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 1, बिकॉज वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसके बाद याद ही रहेगा कि जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, तो अब मुझे बताओ आगे ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाइड उधर गया तो इधर ध्यान दो साइन थीटा इधर मल्टीप्लाइड है। अब ये फॉर्मूला आपने रट्टा मारा होगा 10th स्टैंडर्ड में शायद, बट इसका यूज जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मूला जैसे सीखा आपने जरूरी नहीं वो एज इट इज एग्जाम में यूज हो, एग्जाम में उसका किस तरीके से यूज होता है वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा इधर मल्टीप्लाइड उस तरफ गया तो डिवाइड और 1 को डिवाइड कर देगा, तो लेफ्ट में कौन बचेगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग इस तरीके इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर तुम में से कोई बोल सकता है सर एक काम करो ना लेफ्ट में साइन को रखो और कोसेक इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो फिर लेफ्ट में रह जाएगा साइन थीटा और राइट में चला ये कोसेक राइट में चला जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा बिकॉज वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में था, तो साइन थीटा विल बिकम 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इस तरीके से आप लोग इस रेसिप्रोकल फॉर्मूला को यूज करते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम साइन इंटू कोसेक डायरेक्टली यूज नहीं होता, राइट। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि जहां पे भी साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक आएगा तो मैं 1 लिखूंगा, ऐसा कभी डायरेक्टली कोई चीज यूज नहीं होती, राइट, इनडायरेक्टली यूज होती है। तो आपको ये वाला तरीका भी याद रखना चाहिए कि कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं या साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और कौन किसका रेसिप्रोकल है कॉस और सेक, है ना। तो अगर मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करूं तो आपको कितना आने वाला है 1। डोंट टेल मी कि आप प्रूव करके दिखाओ, आपको यहां से आइडिया लग गया है, राइट। अगर मैंने कॉस थीटा की वैल्यू लिखी और उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू लिखी तो वो आपस में कैंसल आउट होते हैं और बचता कितना है 1, राइट। तो फिर कॉस इंटू सेक 1 आने ही वाला है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो सेक थीटा इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन सेक थीटा। या फिर तुम्हारा अगर मैं सेक थीटा इधर मल्टीप्लाइड है सॉरी कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई उसको उधर डिवाइड करूं तो लेफ्ट में कौन बचेगा बोलो सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। वापस से सेक को इधर मल्टीप्लाई है तो उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक हो जाएगा। या फिर सेक इधर मल्टीप्लाइड उधर गया तो डिवाइड, तो कॉस इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला। जो जैसे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वैसे बचा कौन अभी टैन और कॉट। अब कुछ सो टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ट्राई करने की जरूरत है क्या, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने कर भी लिया तो 1 आने वाला है। वो टैन कितना है y अपॉन एक्स और कॉट कितना है x अपॉन y। तो अगर मैं इधर y अपॉन एक्स लिखूं और इधर x अपॉन y लिखूं तो y कैंसिल x कैंसिल कितना बचेगा 1, राइट। ये दिमाग में डाल दो आप लोग अभी। और फिर अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो आपको पता है कॉट इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा को अगर मैं लेफ्ट में रखूं और टैन को उधर भेजू तो टैन इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो कितना आएगा ये 1 अपॉन टैन थीटा। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस। तो साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल है इसलिए कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं या साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। कॉस और सेक रेसिप्रोकल है तो कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं या सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। टैन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं तो टैन को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं या कॉट को 1 अपॉन टैन लिख सकते हैं, राइट। इसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूले बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और 2 और फॉर्मूले कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले कंप्लीट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग साइन थीटा को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। साइन थीटा का जो रेशियो आया था उसको डिवाइड कर दो कॉस थीटा इस रेशियो से। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो साइन आया था आपका y अपॉन आर और कॉस आया था x अपॉन आर, राइट। सो अगर मैं y अपॉन आर को ये साइन है y अपॉन आर और कॉस है x अपॉन आर, सो दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, तो सबको पता है न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। सबको पता है अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहेगा डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है, मतलब इस फ्रैक्शन को ऊपर लिखा जा सकता है, बस आप उसको उल्टा करके लिखो, राइट।
तो x अपॉन आर को क्या लिखेंगे, r अपॉन एक्स, r एंड r विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा y अपॉन एक्स। एंड अगर आपने उस लिस्ट में चेक किया कि y अपॉन एक्स क्या है, तो y अपॉन एक्स क्या है बोलो, tan थीटा। सो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपका y अपॉन एक्स जो है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। सो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब मैं तुमको इस फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। अंडरस्टैंडिंग ये है कि साइन डिवाइडेड बाय कॉस हमेशा कितना आएगा, tan, राइट। बट लोग इसमें थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक ये है कि मान लो ऊपर साइन 30 है और नीचे कॉस 45 है, तो कोई देखेगा कि यार ऊपर साइन है नीचे कॉस है, चलो इसको tan लिख देंगे, बराबर है। बट अगर tan लिखोगे तो क्या लिखोगे, 30 लिखोगे कि 45 लिखोगे, राइट। तो बेसिकली ये रेशियो ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज एक तरफ एंगल कितना है 30 और एक तरफ, जबकि आपके दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि आपके पास दो एंगल थे, एक था थीटा और एक था फाइव, है ना। तो दोनों जगह पे थीटा आया है कि एक जगह पे थीटा है और एक जगह पे फाइव आया है, दोनों जगह पे थीटा आया है, मतलब दोनों एंगल सेम ही कि अलग अलग है। तो ये रेशियो तभी सही है जब अगर ऊपर 30 डिग्री तो नीचे भी क्या रहेगा, तो फिर सामने इधर भी क्या रहेगा 30 डिग्री। बट अगर इधर 45 है, इधर 45 है, तो इधर भी क्या आएगा 45 डिग्री, राइट। तो साइन अपन कॉस टैन होता है एग्रीड, बट वो तभी होता है जब वो एंगल क्या हो, सेम हो, एंगल क्या हो, सेम हो। अदरवाइज साइन अपन कॉस क्या नहीं होता, टैन नहीं होता, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी आप। तो जैसे हमने साइन डिवाइड बाय कॉस किया, वैसे हम लोग कॉस डिवाइड बाय अभी क्या कर लेंगे, साइन कर लेंगे, देखते हैं क्या आ जाता है, राइट। तो अगर जिसको थोड़ा सा भी आइडिया आ चुका है, तो ये तो इसका उल्टा ही है ना, इसका रेसिप्रोकल हुआ। तो अगर साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन है, तो अगर आपने लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल लिया तो राइट साइड का भी क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल। और टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, तो ये कॉट आने वाला है, अरे आया नहीं। बट फिर भी मैं जस्टिफाई करके देता हूं। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, एक्स अपॉन आर। साइन थीटा की वैल्यू है वाई अपॉन आर। सबको पता है कि नीचे का जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा आर अपॉन वाई। तो आर और आर कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा एक्स, नीचे आएगा वाई, राइट। तो एक्स अपॉन वाई होता कितना है, तो एक्स अपॉन वाई, तो आपको पता है वाई अपॉन एक्स टैन होता है। तो फिर ये क्या है, एक्स अपॉन वाई, मतलब टैन का उल्टा है, मतलब कौन है ये, कॉट थीटा। सो देयरफॉर हमारे यहां से एक और फॉर्मूला कंफर्म हो गया कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा, राइट। सो यू हैव टू फॉर्मूलेज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज साइन अपॉन कॉस इज टैन एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, प्रोवाइडेड उनके एंगल्स क्या हो, सेम हो। एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, देन ओनली दिस फॉर्मूलाज कैन बी एप्लीकेबल, अदरवाइज फॉर्मूला एप्लीकेबल होने नहीं वाले, राइट। अगर इधर 90 डिग्री है और इधर 20 डिग्री तो नहीं होगा, राइट। बट इधर 20 है, इधर भी 20 है, तो इधर भी ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक तुमने क्या पढ़ा है, तो अब तक तुमने पढ़ लिया है दैट इज रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़ लिया, ओके। साइन अपॉन कॉस टैन होता है या कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ये आपने समझ लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो वापस से सेम ट्राइंगल, वापस से ध्यान दो, ये एंगल 90 डिग्री है, लेट्स से ये P है, ये Q है, ये R है, ये रेफरेंस एंगल थीटा है, ये रेफरेंस एंगल फाई है, इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसको मैं y बोल रहा हूँ, इसको मैं r बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पर। तो अगर आप लोग इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा आपको, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो फिर हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, r है, तो r स्क्वायर, और साइड 1 कौन होगा, एक तो y और x, एक साइड होगा y और दूसरा साइड होगा x। अगर x मेरा साइड 1 है तो y मेरा क्या होगा, साइड 2। साइड 1 साइड 2 में कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको जो लेना है ले लो। तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैं इसको स्टार इक्वेशन लेने वाला हूँ बिकॉज मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी लगा दूं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। मैंने तुम्हें बोला इन तीनों को याद रखा करो। सो बोलो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का अपोजिट कौन है बोलो, y, हाइपोटेनस है r। कॉस कौन है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन r। और टैन जो है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का अपोजिट है तुम्हारा y और एडजेसेंट है x, तो y अपॉन x, ठीक। आगे सुनते रहो। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक, तो फिर वो होगा y अपॉन r का क्या होगा, y r अपॉन y। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, तो
तो वो होगा r अपॉन एक्स, और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot, तो वो होगा x अपॉन वाई। क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। तो अगर अभी ये जो बेसिकली मैं तुम्हें क्या सिखाने जा रहा हूं, तो बेसिकली मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं तीन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितनी आइडेंटिटी आने वाली है, तीन। मैं इनका प्रूफ सिखाने वाला हूं, राइट। बट इसका प्रूफ जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। तो एक तो आपने पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे यूज कर लिया, राइट, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में और एक तरीका दिया हुआ है, वो है दैट इज, इधर आन दो, आपके टेक्स्ट बुक में ये तरीका दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मैं दोनों मेथड तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो तुम लोग ये जो तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको, ये जो तीन फॉर्मूले, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दिस आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमें उनको प्रूफ करना है। बट उनको प्रूफ करने के लिए आपको क्या यूज करना है बोलो, तो आपको यूज करना है दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, राइट। सो और यूनिट का मतलब उसका रेडियस 1 यूनिट हो, कितना हो, 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी लेना है बस 1 लेना, यूनिट कौन सा भी हो, राइट। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मतलब, तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का पूरा मतलब क्या हो जाएगा, अ सर्कल having its center at origin, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एंड रेडियस 1 यूनिट, ठीक। तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मैथ्स में तुमको कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, तो तुमको एग्जाम में आने नहीं वाला है कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है बताओ, उसकी डेफिनेशन दो, नोबडी विल आस्क यू, बट आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से ये आप एक सिस्टम में ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड ऑफकोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस से नीचे ये हमारा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। और ये मैं एक ट्रायंगल, सॉरी मैं एक सर्कल ले रहा हूं, ठीक। तो ऐसा सर्कल लिया जिसका सेंटर कहां पे बोलो, ओरिजिन पे। और यहां से यहां ये जो रेडियस है, अगर रेडियस मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा 1 है, कितना है, तो अगर ये रेडियस 1 है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 1,0। क्यों, क्योंकि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब उसका खुद का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। तो अगर हमारे सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा 1, तो कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे 1,0। सीख जाओ इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना 10th स्टैंडर्ड में, राइट। तो ऐसे क्या एकदम पूरा शॉक हो रहे हो कि ये हमने पढ़ा ही नहीं कभी। एनीवेज चलो, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है बोलो 1 यूनिट, ओके। अब इस सर्कल में कहीं पे भी एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो मैंने पॉइंट पी, यहां पे एक पॉइंट पी ले लिया, तो वो सर्कल पे लिया हुआ है पॉइंट पी। अब मुझे उस सर्कल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको पता होगा 10th में हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हम लोग यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे इस तरीके से, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैंने इसको m बोल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m बोल दिया, तो ये जो o से लेके m तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है तुमको? तो फिर ये जो x कोऑर्डिनेट है वो क्लियर कट है कि 1 से कम रहेगा वो, अरे है नहीं, तो x जो है वो ज्यादा ज्यादा 1 हो सकता है, x ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है 1, या 1 से कम हो सकता है। तुम बोलोगे x 1 कब होगा सर, अरे भाई अगर ये पॉइंट पी को उठा के मैं यहां लू, इधर 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 पॉइंट पी को अगर मैंने इधर लिया तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 ना। और अगर मैंने पॉइंट पी को यहां लिया तो x कोऑर्डिनेट 1 है कि 1 से कम है,
तो एक्स के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन, मतलब एक्स की रेंज क्या है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, और एक्स अदरवाइज एक तो 1 होगा या 1 से क्या होगा छोटा होगा। तो तुम्हें ये लिखने का तरीका समझा क्या कि एक्स जो है वो लेस देन 1 है, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बिकम इक्वल टू 1। ठीक, राइट, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया बोलो, तो आपने पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया। कैसे निकाल दिया समझा ना, क्या ड्रॉ किया आपने, नीचे परपेंडिकुलर, और फिर वहां से लेके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस लिया, दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। सेम थिंग, अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए आपका, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप लोग इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अरे है नहीं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से लेके यहां तक का डिस्टेंस लोगे। लेट्स से वो डिस्टेंस जो है y है, वी डोंट नो हाउ मच इट इज, सो डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने y। तो एक बात करो, y की वैल्यू भी कितनी आ सकती है, तो y की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तुम बोलोगे कैसे, तो अगर पॉइंट इधर होगा, पॉइंट यहां होगा, लेट्स से मैं यहां पे एक हाइपोथेटिकल पॉइंट लेता हूं, पॉइंट Q, और मुझे उस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सबको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, राइट। 10th का बेसिक नॉलेज थोड़ा लगाना चाहिए, और नहीं पता है तो आपको 10th की चीजें तो जब मैं अभी बोल रहा हूं तो हमेशा के लिए सीख लो ये। सो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0, और अब मुझे y एक्सिस y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो फिर वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस वंस अगेन रेडियस होने वाला है, तो रेडियस आपकी है कितनी 1 यूनिट, तो दे यहाँ पे कितना आएगा 1, तो आपका y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 1, तो पॉइंट यहां रहेगा तो y 1 रहेगा, बट पॉइंट अगर यहां है तो y से क्या रहेगा कम रहेगा, सॉरी 1 से कम रहेगा। तो y इज इक्वल टू 1 और y इज लेस देन 1, डिपेंड करता है उसकी पोजीशन क्या है। ओके चलो एनीवेज, तो अब मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है O टू N डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है, हाँ आपको सेम है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है सेम है। तो इसके बाद अभी मुझे जब भी y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा तो मैं कभी भी इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करूंगा, तो जब मैं यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मैं बोलूंगा ये x कोऑर्डिनेट और यही मेरा क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो इधर मुझे अभी कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए आप नहीं देखोगे इसके बाद, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस O पॉइंट को और पॉइंट P को ज्वाइन कर दूं तो ये यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और आपको ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। उसमें ये जो साइड है ये एक्स साइड है, और ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी बोलो वाई साइड है, और ये जो साइड है ये तो रेडियस है आपकी, और रेडियस है कितनी आपकी 1। तो इस तरीके से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आया है। अगर तुम्हें ट्राइंगल का नाम जानना ही है तो ट्राइंगल का नाम रहेगा ट्राइंगल PMO, ट्राइंगल PMO, एक ही नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन या रेशियो अप्लाई कर सकते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आपके पास 6 है, बट हमें याद कितने रखने हैं 3, बट उसके लिए रेफरेंस एंगल चाहिए, तो चलो मैं एंगल दे देता हूं तुमको। तो ये जो एंगल है यहां से यहां तक, इस एंगल को मैंने बोल दिया लेट्स से थीटा, तो ये थीटा जो है वो आपका रेफरेंस एंगल है, मान लो थीटा इज योर रेफरेंस एंगल। और डोंट फॉरगेट कि ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है बोलो x, पूरा देखो ये डिस्टेंस x है, और यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है 1 ऑफकोर्स। अब आगे बात करते हैं, अब मुझे बताओ, हाँ सो आई वाज सेइंग कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन लगा दिए तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन क्या क्या है बोलो साइन थीटा, फिर दूसरा फंक्शन है कॉस थीटा, और तीसरा फंक्शन है tan थीटा, राइट। सो साइन जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का ऑपोजिट है y, हाइपोटेनस इज 1, तो y अपॉन 1 बेसिकली y, राइट। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का एडजेसेंट इज x, है ना, एक ही नहीं है, और हाइपोटेनस इज 1, तो x अपॉन 1, तो बेसिकली x, और tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का ऑपोजिट है y और एडजेसेंट कौन है x है, देख रहे हो ना, सो ये y अपॉन x, राइट। तो तुमने एक बात नोटिस करी, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए थे x, y, तो फिर x का मतलब क्यों हुआ बोलो, x का मतलब हुआ cos थीटा और y का मतलब क्या हुआ sin थीटा। सो इन शॉर्ट P के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो cos थीटा sin थीटा। सो कोऑर्डिनेट आपके ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आ सकते हैं, रेडी रहना इसके लिए, ठीक है। चलो एनीवेज, तो आपके पास 3 फंक्शन आ गए, तो आप बाकी के 3 फंक्शन तो आप फटाफट निकाल लोगे। सो टेल मी, अगर मैं cot थीटा पूछूं तुम लोगों को तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, y अपॉन x का क्या लिखोगे x अपॉन y। अगर मैं तुमसे sec थीटा पूछूं
तो ये क्या x अपॉन 1 है, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन x। और अगर मैं कोसेक थीटा पूछूं तो वो क्या करोगे आप, y है तो क्या लिखोगे 1 अपॉन y, उसका रेसिप्रोकल। So this is how we completed all 6 trigonometric function and trigonometric ratio as well. Okay, anyways, तो अब आप लोग वापस से उस ट्रायंगल में ध्यान दो जो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, वो ट्रायंगल PMO। तो ट्रायंगल PMO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल PMO अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आपको पता है साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो साइड 1 यहाँ पे x है, साइड 1 की लेंथ x है, साइड 2 की लेंथ कितनी है y, और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है 1। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बेसिकली 1 आएगा, राइट। तुम में से कोई बोल रहा है सर साइड के नाम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो आप, ओ एम, पी एम, ओपी, हमें ऐसी आदत है। मैं बोलूंगा ऐसे भी लिख सकते हो, बट आगे चल के ओपी के जगह पे तुम क्या लिखने वाले हो x, बिकॉज ओ टू पी की लेंथ तो x ही है, और फिर पी टू एम की लेंथ कितनी है y। तो वैसा करने ही वाले हो ना, तो क्यों स्टेप बर्बाद कर रहे हो आप लोग, अभी 9-10 में तो हो नहीं कि हर बेसिक स्टेप दिखानी पड़ेगी। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 आएगा। नाउ आई हैव वैल्यू ऑफ x, what is the value of x, tell me what is the value of x, it is cos theta, and what is the value of y, sin theta, so I'll just substitute there। तो x की जगह पे इसको मैं पहले स्टार मार्क कर लेता हूं, तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू अगर cos थीटा, तो इधर लिख दिया cos थीटा, बट x का क्या है स्क्वायर, तो cos थीटा का भी स्क्वायर। y की वैल्यू इज हाउ मच, व्हाट इज y, y इज sin थीटा, सो sin थीटा, और सामने कौन है बोलो 1। सो व्हाट यू फॉर्मुलेटेड क्या किया आपने, बोलो आपने फॉर्मुलेटेड किया है cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 1, राइट। बट ट्रिग्नोमेट्री में इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बोलो cos थीटा का स्क्वायर जो है यू कैन सिंपली राइट cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर को वी कैन सिंपली राइट sin स्क्वायर थीटा, और आगे कितना आएगा 1, राइट। सो इस तरीके से आपके पास पहला आइडेंटिटी आया विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पे खाली cos का स्क्वायर है, यहाँ पे खाली साइन का स्क्वायर है, बट मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि cos और थीटा एक सिंगल पैकेज है, ये अलग अलग नहीं है। तो जो अगर जो स्क्वायर दिख रहा है वो cos थीटा का पूरे का स्क्वायर है कि खाली cos का स्क्वायर है, कंप्लीट का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है वो, समझा। इधर खाली cos के पावर में लिखा है तो वो एक बस लिखने का तरीका है, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, बट है तो वो होल का ही स्क्वायर। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। चलो, तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आइडेंटिटी को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब मुझे बताओ आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा आपके पास फंक्शन, ऐसा आपके पास एक इक्वेशन है जिसको मैंने स्टार मार्क कर लिया है, राइट। ये इक्वेशन कब आया था, जब मैंने क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम, एग्रीड। अब आगे सुनना, तो अब मैंने इसके दोनों तरफ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है, इसके मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसको दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर से। तो अगर इसको एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करूं तो क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और सामने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या ना। तो अब मुझे दोनों तरफ किया है ना, और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप बोथ साइड करते हो तो वो अलाउड है, अगर एक ही साइड करते हो तो दैट इज ऑफकोर्स रॉन्ग। सो अब मुझे बताओ बीच में कौन सा साइन है यहाँ पे, टेल मी, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में कौन साइन है, प्लस। तो जब प्लस साइन रहेगा न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर दोनों का होता है, तो मतलब डिनोमिनेटर ऐसा होगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं बहुत बार 10th के स्टूडेंट को या 9th-10th में जो अभी अभी पास होके आए उनमें इनको एक मिस्टेक करते हुए देखता हूं। सपोज ये 3a प्लस 4 है और नीचे 4 है, राइट। तो ये 4 और 4 कट होंगे क्या, टाइल से नो, क्योंकि बीच में क्या इधर प्लस है, राइट। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो 4 और 4 क्या होते, कट, कैंसिल होते, कट हो जाते। बट अगर बीच में 3 प्लस 4 है या 3 माइनस 4 है और नीचे डिवाइड बाय 4 है, तो ये 4 दोनों को डिवाइड करेगा, देन दैट विल बी अ करेक्ट ऑपरेशन, समझा कि नहीं। तो आप हमेशा याद रखना कि न्यूमरेटर में एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिनोमिनेटर दोनों का, क्लियर। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो डिनोमिनेटर किसी एक का। सो एनीवेज बैक टू द ऑपरेशन। अब मुझे तो ऊपर इधर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, बट इधर कोई कैंसिल नहीं होगा। बट इधर मैं एक चीज देख रहा हूं कि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है,
तो आप एक काम, अच्छा ये कैंसल आउट हुए ना, तो कैंसल आउट की जगह पे 1 लिखा जाएगा, क्योंकि जब कुछ सब कुछ कैंसिल होता है तो क्या बचता है 1, और सब कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो बचता है 0, राइट। तो ये कैंसिल आउट हुए, सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो क्या बचेगा वहां पे 1 बचेगा। अब मुझे बताओ ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा y अपॉन एक्स। क्यों मैंने होल का स्क्वायर लिखा, बिकॉज न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और तो दोनों का स्क्वायर है ना, तो दोनों का स्क्वायर है, तो इंडिविजुअल करके क्यों लिख रहे हो, डायरेक्टली लिखो होल का स्क्वायर, राइट। और सामने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन एक्स का होल का स्क्वायर। अब तुम में से कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो बोलेगा सर इधर थोड़ी ना ऊपर स्क्वायर था, इधर क्यों फिर आपने ऐसा किया, तो मैं बोलूंगा फर्क क्या पड़ता है, अगर मैं होल का स्क्वायर करूं तो होल का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और एक्स का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये और ये सेम है कि अलग अलग है, सेम है, क्या दिक्कत है आपको लिखने के लिए। तो अब ये 1 को वैसे रखो, आगे कौन है y अपॉन एक्स है, सो फाइंड आउट व्हाट इज y अपॉन एक्स, व्हाट इज y अपॉन एक्स tan थीटा, अरे आया नहीं तो लिख दो tan थीटा यहाँ पे tan थीटा, बट y अपॉन एक्स का स्क्वायर है इसलिए tan थीटा का भी क्या आएगा स्क्वायर, एंड नाउ ये आगे कौन है 1 अपॉन एक्स, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स इज व्हाट sec थीटा, सो फिर यहाँ पे आएगा sec थीटा, राइट, बट उसका क्या आएगा स्क्वायर। तो हमारे पास नया आइडेंटिटी आया या नया फॉर्मूला आया, दैट इज 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू sec थीटा स्क्वायर। बट आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, क्लियर, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब मैंने तुम्हें बोला है कि फॉर्मूला क्या आया, इससे बेटर ये है कि फॉर्मूला यूज कैसे होता है, राइट। तो अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया है, लेट्स डिस्कस कि ये यूज कैसे होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो ये tan स्क्वायर थीटा का साइन इधर प्लस है, उस तरफ गया तो माइनस, तो 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो sec स्क्वायर थीटा, प्लस उधर गया तो क्या आएगा माइनस आएगा। सो देयरफॉर हम लोग अगर इसको ढंग से लिखे तो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो जो फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा था, राइट, कैसे पढ़ा था बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बोलो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या वो दोनों अलग फॉर्मूले, नहीं, फॉर्मूले सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, राइट। जैसे साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक 1 होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, बट हम लोग साइन को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, अगर कोसेक को मैं उधर भेजता हूँ राइट में, या फिर साइन को उधर भेजू तो कोसेक इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन साइन। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो तुम्हारे माइंड में सामने ऐसा आना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए जो मैं बोलता हूँ, ठीक, खाली देखते मत बैठो स्टैचू जैसा। सो इस तरीके से आपने सेकेंड आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली है, राइट। सो देयरफॉर हमारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई है 2, लाइक। अब बात करते तीसरे आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ हमारे पास अगेन इक्वेशन क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पिछली बार उसको मैंने बोथ साइड किससे डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर से, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस बार दोनों तरफ मैं डिवाइड करूंगा वाई स्क्वायर से, राइट। सो लेट्स से वापस से अगेन बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इस बार क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर, राइट। सो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, गॉट इट। अब मुझे बताओ बीच में कौन साइन है प्लस, तो डिनोमिनेटर दोनों का किसी एक का, दोनों का, तो क्या ये ऐसा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, गलत है ये। तो अब मुझे तो ऊपर कौन है एक्स का स्क्वायर है, नीचे कौन है वाई का स्क्वायर है, कोई कैंसिल आउट नहीं होने वाला, राइट। बस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल का स्क्वायर, बिकॉज वो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो वो बनेगा होल का स्क्वायर, क्या बनेगा होल का स्क्वायर। बट आगे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट, तो वहां पे तो कितना बचेगा 1, सब्ट्रैक्ट हुए होते तो 0 बचता, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुए, क्या हुए कैंसिल आउट हुए। और आगे कौन है 1 अपॉन वाई का होल का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई का होल का स्क्वायर, राइट। सो मुझे बताओ अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया वापस से तो वो 1 ही आएगा, राइट। और अगर मैंने
y का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा। क्लियर है? सो देयरफॉर अगर मैं स्क्वायर करता भी हूं तो ये मतलब इसका स्क्वायर दोबारा करता भी हूं तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही आएगा। हम लोग वापस यही पहुंच जाएंगे। मतलब हमने जो भी ऑपरेशन किया वो करेक्ट किया, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। दिमाग में जा रहा है? अब बोलो, फाइंड आउट करो x अपॉन वाई कौन होता है। सो अगर हम लोग पीछे जाए और पता करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x अपॉन वाई कौन होता है, तो x अपॉन वाई इज कॉट थीटा। और आगे 1 अपॉन वाई आया है तो वो भी अभी पता कर लो, 1 अपॉन वाई कौन है, कोसेक थीटा। राइट? सो बैक टू द सॉल्यूशन। तो x अपॉन वाई जो है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और 1 अपॉन वाई कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक थीटा का होल का स्क्वायर। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये कॉट थीटा का होल का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सामने कोसेक थीटा के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। वंस अगेन क्या आया, उससे बेटर ये है कि कैसे यूज होगा। तो अब मुझे तो एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं क्या बोल रहा हूं समझाता हूं। 3 + 4 है या 4 + 3 है, आंसर आता तो क्या है, 7 ही है ना? तो एडिशन रियल नंबर्स में आपकी एडिशन जो है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो वैसे इधर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। सेम ही है ये कुछ अलग है? और सामने कौन रहेगा बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज वन वे यू विल यूज दिस फॉर्मूला। एक तरीका हुआ। तो जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वैसे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बराबर है? और वापस आप क्या कर सकते हो, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसको राइट में भेज सकते हो। तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर राइट में भेजा तो राइट में पहले से कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये प्लस उधर गया तो क्या होगा, माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट में कितना आया 1। तो देयरफॉर ये क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो इस तरीके से आपने वो आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल रहा था कि आपके पास टोटल 3 आइडेंटिटी है। तो पहला आइडेंटिटी अगर आपने देखा होगा तो वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई बोलेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, तो अभी तो समझा है ऑर्डर मैटर नहीं करता एडिशन में। तो कॉस को पहले लिखो या साइन को पहले लिखो, डजंट मैटर, बिकॉज बीच में कौन है, एडिशन है। आगे मैटर करेगा, बट सेकंड जो आइडेंटिटी है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट? इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो, tan पहले और सेक बाद में, ऐसा इधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में कौन है, सब्ट्रैक्शन है कि नहीं। 5 - 2 इज +3, बट 2 - 5 इज -3। तो फिर आप सब्ट्रैक्शन में उल्टा करते हो तो आंसर चेंज हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है। तो आप लोग फॉर्मूला को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसी ऑर्डर में याद रखोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसी गड़बड़ नहीं करोगे। और तीसरा आइडेंटिटी ऑफकोर्स आपके सामने है, विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो टोटल हमारे पास ऐसी कितनी आइडेंटिटीज है, 3। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट है? ओके। सो इस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या यूज किया बोलो, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। क्या कंप्लीट किया है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कुछ डाउट है यहाँ पे? अब मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, इधर ध्यान देना भी, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मेरा पॉइंट पी यहां होता तो आपको पता है उसके कोऑर्डिनेट 1,0 होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बोलो, 0। और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। अगर पॉइंट पी इधर होता तो फिर पॉइंट पी अगर इधर आया तो उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितने, 0,1। राइट? अब अगर वो पॉइंट पी यहां आता, राइट, ये सपोज P1 है, ये लेट्स से P2 है, और मान लो ये P3 है, अब ये पॉइंट P4 है। तो अगर पॉइंट P अगर यहां होता, बराबर है, तो अब मुझे बताओ अगेन कौन सा एक्सिस है ये, कौन सा एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। नाउ आई वांट टू नो एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो 1, बट कोऑर्डिनेट कैन बी निगेटिव। तो ये एक्सिस कौन सा है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे नंबरिंग निगेटिव में होती है, तो ये कितना रहेगा बोलो, -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, -1। तो तुमने एक बात नोटिस करी, अगर पॉइंट पी यहां है तो एक्स की वैल्यू 1,
अगर पॉइंट पी यहां है तो एक्स की वैल्यू 1 से कम, याद है क्या? अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपका एक्स आता है ना, तो ये एक्स की वैल्यू देखो, ये अगर पॉइंट पी यहां होता तो एक्स आपका 1 होता, अरे है या नहीं? बट पॉइंट पी अगर यहां है तो आपका जो एक्स है वो 1 से क्या है, कम है। तो पॉइंट की पोजीशन अगर ये है तो एक्स की वैल्यू 1 है, पॉइंट पी की पोजीशन ये है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर पॉइंट पी की पोजीशन ये है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब अगर वापस ध्यान दो, अब यहां पे अगर मैंने पॉइंट पी इधर लिया, P5 इधर लिया, और मुझे इस P5 के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा? तो इस P5 के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं यहां से अगेन क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर, याद है ना? तो अब मुझे बताओ, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो फिर यहां पे लैंड किया हो परपेंडिकुलर, तो वहां से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है वो? तो अब मुझे बताओ, अगर यहां तक -1 है, अरे नहीं, तो ये -1 से ज्यादा आएगा, कम आएगा? ये मत बोलो, क्योंकि -1 से ज्यादा कम इधर होते हैं। तो इधर अगर -2 है तो -2 को -1 से ज्यादा बोलता हो कि कम बोलता हो? ज्यादा। तेरे घर पे अलग मैच चलता है, ठीक है? सो ये -1 है, तो ये कौन है बोल, -2। सो -2 इज सपोज टू बी मोर लेसर देन दी -1, पता है ना? तो -1 से बड़ा नंबर इस तरफ है, ठीक है? तो मे बी -1/2, सपोज एज्यूम कर लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, -1/2, है ना? तो ये डिस्टेंस अभी, अब मैं अगर जो x की जो वैल्यूज है, अगर x की वैल्यूज को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, तो ये मेरा नंबर लाइन है, ये 1 है और ये -1 है। तो मैंने क्या देखा, x की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, देखो शुरुआत में x की वैल्यू 1 थी, देख रहे हो? फिर वो जाके 1 से क्या हुई, कम हुई, कम हुई ना, यहां कहीं। फिर वो वैल्यू जाके कितनी हुई, 0, मतलब इतनी हुई, अरे है ना? फिर जब हमने और आगे बढ़ाया तो x की वैल्यू कितनी हुई, -1। फिर हम लोगों ने और बढ़ाया तो x की वैल्यू कितनी हुई, -1/2, या -1 और 0 के बीच में। सो ये इधर कहीं पे, क्लियर है? देन अगर मैं यहां आता हूं तो वापस से आपका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, और y कोऑर्डिनेट -1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बट ये एक्सिस निगेटिव है, तो ये कितना आएगा बोलो, -1। एग्री करते हो? सो फिर x की वैल्यू दोबारा से कितनी हुई, 0, एंड देन आगे बढ़ोगे तो जो x की वैल्यू रहेगी वो 0 से बढ़ जाएगी, और यहां पहुंचोगे तो वापस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने क्या नोटिस किया, x की वैल्यू जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, ऑसिलेट हो रही है ना? ऑसिलेट हो रही है मतलब कम ज्यादा हो रही है। तो 1 से वो हो रही है, 1 से लेस हो रही है, फिर क्या हो रही है, 0, फिर 0 से निगेटिव हो रही है, फिर कितनी बन रही है, बट -1 से और कम हुआ क्या, वो नहीं हुआ, राइट? और वो -1 से फिर दोबारा क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट हो रही है, 1 और -1 के बीच में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, x के बारे में। और सेम चीज y के बारे में भी है। तुम बोलोगे कैसे, देखो y इधर कितना है, 0 है। फिर यहां आओगे तो ये तुम्हारा y है ना, जो 0 से क्या रहेगा, ज्यादा, राइट? अगर मैं y के बारे में बात करूंगा तो y शुरुआत में ही 0 है, फिर y जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ेगा तो इतना y है, तो अब ये तो 0 से ज्यादा ही है, तो 0 से ज्यादा हो गया। फिर यहां आओगे तो y की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। फिर और आगे बढ़ोगे तो y की वैल्यू दोबारा कितनी हुई, 0, वापस 0 हुई। फिर और आगे बढ़ोगे तो y की वैल्यू कितनी हुई, -1, तो -1 हुई, समझा क्या? और फिर उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो y की वैल्यू कितनी हुई, 0, मतलब -1 से कितनी हुई, कम हुई। तो -1 से कम मतलब कितनी, 0। तो y भी किसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, बोलो, 1 और -1 के बीच में। x भी किसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, 1 और -1 के बीच में। तो क्या मैं डायग्राम को देख के ये बोल सकता हूं, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या हम लोग डायग्राम को देख के ये बोल सकते हैं कि जो x है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में, कभी 1 से इक्वल होता है, कभी -1 से इक्वल होता है, और बाकी टाइम -1 और 1 के बीच में होता है? ये लिखने का तरीका समझा क्या? ये इनइक्वालिटीज पता है, ये स्कूल लेवल में सीखा है थोड़ा बहुत? तो बोलो, x किससे कम है, 1 से, 1 की तरफ मुंह है ना ये, तो x जो है 1 से क्या है, कम है, और -1 से, बट कभी कभी वो इक्वल भी होता है।
तो x sometime equal to 1 and sometime it is less than, sometime is x is equal to -1 and greater than -1, मतलब x is between -1 and 1. सिमिलरली जो y भी था, y जो भी था वो भी कितना है, -1 और 1 के बीच में, अगर तुम चेक करोगे तो, राइट? तो तुम बोलोगे ठीक है सर आपने हमें समझा दिया, तो बट इसका यूज क्या है? यूज ये है भाई, अगर आप चेक करोगे तो x का मतलब cos थीटा था, x का मतलब क्या था, cos थीटा, और y का मतलब कौन था, sin थीटा। तो जो आपने x और y के लिए डिस्कस किया वो बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, sin थीटा और cos थीटा के लिए। तो x की जगह पे आप लोग लिखोगे sin थीटा, सॉरी cos ना, cos थीटा, और y की जगह पे क्या लिखोगे, sin थीटा, और बाकी एज इट इज सेम, बाकी एज इट इज सेम। सो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके बीच में रहेगी, 1 और -1 के बीच में। cos थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 और -1 के बीच में। तो तुमने एक नोटिस किया होगा, तुमने आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लर्न किया हुआ है 90 डिग्री तक, 10th में हुआ है, मैं लिख के भी देता हूं वो टेबल वापस से चाहिए तो। आपने देखा होगा sin 0 0 होता है ना, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, 0.5, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 को सॉल्व करोगे ना 0.77 समथिंग आता है। फिर साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, कितना होता है, राइट, उसको सॉल्व करोगे 0.8 आता है, क्योंकि √3 1.7 है, √3 कितना है 1.732, उसको डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं 2, तो वो थोड़ा 17 डिवाइड बाय 2 जैसा हुआ, तो वो 7 और 8 के बीच में आएगा, बट उधर पॉइंट है तो वो आंसर पॉइंट में आएगा ना, 0.8 के करीब आंसर आएगा, वो तुम करके देख सकते हो। और साइन 90 जाओगे तो 1 होता है, साइन 90 1 होता है। तो तुमने नोटिस किया होगा इतने सारे एंगल हमने डिस्कस करे, कभी भी साइन का आंसर 1 से क्या नहीं आया, ज्यादा नहीं आया, राइट? उसका कारण ही यही है, उसका कारण आपके सामने है, रीजन 10th में ये तुम्हें रीजन नहीं पता था, अब तुम्हें रीजन पता चल गया है कि बाय डिफॉल्ट साइन और कॉस की रेंज जो होती है, रेंज मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आंसर, मिनिमम पॉसिबल आंसर, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो साइन की रेंज कितनी बोलो, -1 to 1, मतलब साइन का मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है 1, मिनिमम आंसर कितना हो सकता है -1, और अदरवाइज वो -1 और 1 के बीच में होगा। सिमिलरली कॉस का मैक्सिमम आंसर कितना होता है और मिनिमम, एंड अदरवाइज वो किसके बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में, राइट? तो तुम में से कोई मुझे बोल सकता है सर हमने तो हमने जो टेबल लर्न किया उसमें वो हमेशा पॉजिटिव आते थे, हमने कभी निगेटिव आते हुए देखा नहीं, क्योंकि तुमने टेबल जो है 90 डिग्री तक ही लर्न किया है। कहां तक लर्न किया है, आपने आगे का तो पढ़ा ही नहीं। और 0 से लेके 90 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अगर तुमने 90 के आगे का टेबल लर्न किया होता या पढ़ा होता तो तुमको पता होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निगेटिव भी आती है, बट इट्स ओके, 10th स्टैंडर्ड में इतना डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री था नहीं, 11th में है, तो हम लोग आगे वहां तक भी पहुंचने वाले, राइट? बट उसके पहले, आगे बढ़ने के पहले एक बार याद करते वो टेबल क्या था जो आपने 9th और 10th में लर्न किया था, जो अभी आपको 11th 12th में भी चाहिए, राइट? सो बोलो क्या था वो टेबल। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते थे या टीचर्स क्या करते थे, स्टूडेंट को बोलते थे कि भाई तुम एक काम करो, रफ में कहीं पे टेबल बना लो, राइट, और फिर बाद में वैल्यूज पुटअप करो। ये स्ट्रेटजी आपके 10th तक ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कम और टाइम ज्यादा होता है। 11 12 में क्वेश्चन ज्यादा और टाइम कम होता है। अगर आप में से मेजोरिटी लोग सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो आपको पता है 150 क्वेश्चन होते, तो 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स है, समझ में आ रहा है क्या? सो 180 मिनट्स जो है वो 150 क्वेश्चंस के लिए इनफ नहीं है, हार्डली 1.2 या 1.3 सेकंड, 1.3 मिनट आता है एक क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट तो तुमको बस इधर उधर देखने के लिए लग जाता है ना, पेन चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है, सो देयरफॉर टाइम बहुत कम होता है और आपको ये सब फटाफट करना होता है, इसलिए आपको सारी वैल्यूज ओरली याद होनी चाहिए। अब वो 10th वाले कंसेप्ट छोड़ दो कि हम लोग टेबल बनाएंगे उसके बाद देखेंगे,
वो तब करो अगर तुम्हें एवरेज मार्क्स चाहिए. इफ यू वांट टू स्कोर 50%, 60%, 65%, यू वांट टू स्कोर एवरेज मार्क्स, देन डू इट. बट अगर आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, अच्छा परफॉर्म करना है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको ये सारे वैल्यूज, सारे फॉर्मूले पूरे ओरली याद होने चाहिए, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. तो आपको याद होगा इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे एंगल लिखते हैं. सो वी हैव मेजोरिटी 3 फंक्शंस, राइट. टोटल 6 है हमारे पास, बट हम लोग पढ़ेंगे 3 का, क्योंकि बाकी के 3 तो उनके उल्टे ही है बस. तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन है, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ टैन थीटा. और एंगल हमेशा की तरह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री. और जो एंगल्स है, 0 डिग्री को रेडियन में 0 बोलते हैं, इसको पाई बाई 6 बोलते हैं, पाई बाई 4 बोलते हैं, पाई बाई 3 बोलते हैं और पाई बाई 2 बोलते हैं. जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर मिस किया उनको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग होगा, पर जब आप रिवाइज लेक्चर पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. तो डिग्री को अगर पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये रेडियन मतलब ये एंगल की वैल्यू है, बट रेडियन यूनिट में, यूनिट अलग है. और ये एंगल की वैल्यू है बट डिग्री में है, समझा कि नहीं. सो जैसे डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मीटर में जो 1 होता है वो सेंटीमीटर में 100 होता है. तो यूनिट अलग अलग आया तो वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग. तो वैसे जो एंगल ये डिग्री में दिख रहे हैं वो किस में है, रेडियन में. ओके, इसलिए आपको थोड़े अलग दिख रहे हैं. एनीवेज वैल्यूज, राइट. तो आपको टेबल लर्न होगा ही होगा, बट मैं अपने तरफ से टेबल को लर्न करने के तरीके दे देता हूँ, राइट. तो आपका जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू जो आपको इसको मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको लेनी है 0/4, रूट 0/4. फिर मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं. फिर 30 डिग्री के लिए वैल्यू लेनी है 1/4. रूट में बस ऊपर 1 इंक्रीज करते जाओ, राइट. ये आएगा रूट 2/4, रूट 3/4 और ये रूट 4/4, राइट. ये तो याद हो जाएगा, राइट. रूट में 0/4, 1/4, 2/4. डिनोमिनेटर सबका सेम है, बस हम लोग क्या बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर का एक एक नंबर 0 फिर 1, शुरुआत 0 से करेंगे. सबको पता है. इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए. आगे बढ़ने के पहले लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स. 0 डिवाइड बाय कोई नंबर आया अदर देन 0, तो नीचे सपोज 4 आया, तो 0 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 0. बट अगर 4 डिवाइड बाय 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, बराबर है. बिकॉज 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 0 के पास खुद का टेबल नहीं होता. और उसको एक और तरीके से बता सकता हूं मैं. तो अब मुझे बताओ, लेट्स से अगर मैं लिखूं 10 और उसके डिवाइड में लिखूं 2, इसका मतलब क्या होता है कि 10 के 2 पार्ट करने हैं, 10 को 2 पार्ट करने हैं. तो 10 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट कितना होगा, 5, राइट. सो 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 5. सो 10 डिवाइड करना मतलब उसके टुकड़े करना, उतने टुकड़े करना. तो अगर मैं 10 डिवाइड बाय 3 करता हूं मतलब 10 के कितने टुकड़े करोगे, 3. फिर 10 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 10 के कितने टुकड़े करोगे, 4. अरे हाँ या नहीं. तो ऐसा छोटा छोटा बनते जाएगा. तो अब मुझे बताओ, इधर आंदो अब यहाँ पे. सो 10 डिवाइड बाय 4 2.25, 10 डिवाइड बाय 3 कितना है तुम्हारा, 3.33 है कि नहीं. तो अगर आगे बढ़ोगे 10 के ऐसे और मतलब 10 डिवाइड बाय 5 करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो तुमने क्या नोटिस किया, नीचे का नंबर अगर बढ़ रहा है तो आंसर क्या होते जा रहा है, छोटा. अरे हाँ या नहीं. अरे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा. होगा कि नहीं होगा. कि सुबह सुबह आलू खा के आए हो और लॉजिक दिमाग में नहीं जाता, लॉजिकल पढ़ाई चलती नहीं कि तुमको थियोरेटिकल पढ़ाई चाहिए. बोलो, डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूं मैं, इंक्रीज कर रहा हूं. तो आंसर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अब मैं उल्टा बोलूंगा कि अगर मैं न्यूमरेटर को छोटा करते जाऊं, न्यूमरेटर को क्या करते जाऊं, छोटा, 5 फिर तो हम लोग तो उल्टा जा रहे हैं. तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आंसर को क्या बोलू, हाँ, करेक्ट. सो अगर आप लोग डिनोमिनेटर को डिक्रीज करोगे, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, 5 2 4 2 3 2 2, है ना. तो आंसर क्या हो रहा है, बोलो, इंक्रीज. 10 डिवाइड बाय 1 तो बिल्कुल क्या होगा, 10 होगा. तो और ज्यादा हो गया वो, है ना. तो अब मुझे बताओ 10 डिवाइड बाय क्या है, 0 है. अब 0 से और छोटा नंबर पॉसिबल है क्या, बोलना मत निगेटिव. वो माइनस में मतलब वो साइन में निगेटिव है, वैल्यू में निगेटिव कम नहीं है ना. वैल्यू में कम, सबसे कम कितना है, 0 है.
अरे आया ना। सो अब मुझे बताओ, ये तो बिल्कुल ही छोटा नंबर है, तो आंसर बहुत ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पता है कि नंबर बड़ा होता है तो आंसर, ये देखो यहाँ पे देखो, नंबर बड़ा है तो आंसर क्या है, छोटा है। नंबर अगेन उससे थोड़ा छोटा है तो आंसर बढ़ गया। तो बात ऐसी है कि अगर आप नंबर को छोटा छोटा करते जाते हो तो आंसर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो अब मुझे बताओ, यहां पे जो आंसर आएगा वो 10 से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आएगा। यहां पे आंसर क्या आएगा बोलो, मैक्सिमम पॉसिबल। डू यू नो व्हाई? बिकॉज नीचे जो नंबर है वो और उससे छोटा नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जीरो से और कोई छोटा नंबर हो सकता है क्या? नहीं, तो मैं और छोटा नंबर कर ही नहीं सकता, तो ये मिनिमम पॉसिबल नंबर है। तो अगर ये मिनिमम पॉसिबल नंबर है तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल। और मैक्सिमम पॉसिबल आंसर कितना है, इनफाइनाइट। कितना है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड मत बोल, क्या है बोलो, इनफाइनाइट। सो देयरफॉर 4 डिवाइडेड बाई 0 कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि आंसर इससे इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाता है बोलो, इनफाइनाइट। तो हमेशा याद करना कि नीचे जब भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0, तो आंसर क्या आएगा बोलो, इनफाइनाइट। और अगर किसी को ये समझा नहीं तो छोड़ दो भाई, बस इतना याद रखो कि नीचे 0 आया, आंसर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो एनीवेज बैक टू द ओरिजिनल कंसेप्ट, बोलो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में कौन है, 0 डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा, 0। 1 डिवाइड बाई 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो आंसर इज 1/2। आगे, अच्छा ये 2/4 है, राइट। सो टेल मी, ये 2 1 सा 2, 2 2 सा क्या आएगा, 4, कट होगा ना वो। तो अब मुझे बताओ ऊपर रूट में कौन आया, 1। सबको पता है 1 का रूट निकलता है, इज हाउ मच, 1। और नीचे के 2 का रूट नहीं निकलता, इट इज √2। रूट निकलता है बट हम लोग लिखते नहीं है, तो √2 यहां तक क्लियर है। अच्छा आगे बोलो, 3 का रूट विल बी √3, और 4 का रूट विल बी 2, एंड 4 4 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1, और 1 का रूट कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से आपका साइन का जो वैल्यूज है वो कंप्लीट हो गई। तो बोलो साइन 0 विल बी 0, साइन 30 विल बी 1/2, साइन 45 विल बी 1/√2, साइन 60 विल बी √3/2, एंड साइन 90 विल बी 1। और उसको याद रखने का मैंने तरीका आपको दे दिया है। आपको अगर ऑलरेडी याद है तो तुमको ये तरीका याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने टेबल लर्न नहीं किया हुआ या फिर जो भी है व्हाटएवर। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को शॉर्टकट लगा दो। कॉस थीटा जो है वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर है। क्या है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन थीटा, रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन थीटा। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, तुम ऐसा समझो कि बस ये मैच हो गया। तो कॉस को बस रिवर्स ऑर्डर में लिखो, मतलब यहाँ पे लिख दो, अब यहाँ पे तो इसी से लास्ट से शुरू करो। कौन है इधर, 1, फिर ये √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 0। इस तरीके से आपका कॉस आ गया, राइट। अब बचा कौन बोलो, टैन। बट आपने सुबह ही पढ़ा है कि टैन क्या होता है बोलो, साइन अपॉन कॉस, साइन डिवाइडेड बाई कॉस कौन होता है, टैन। तो कर दो उनको डिवाइड, साइन को और कॉस को डिवाइड किया तो टैन आता है। तो करो, साइन साइन 0 कितना है, 0, और नीचे कौन है, 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0। चाहिए तो इधर इधर डिवाइड कर ही लेता हूं, ठीक है। अगेन इधर साइन डिवाइड बाई कॉस, तो क्या है ऊपर 1/2, नीचे क्या है √3/2। तुम देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा √3। अगेन साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो 1/√2 है ऊपर, और नीचे भी क्या है 1/√2, दोनों बिल्कुल सेम है, कैंसिल होंगे, कितना बचेगा 1। इधर √3/2 और नीचे कितना है 1/2, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, क्या बचेगा √3/1, मतलब कितना √3। एंड यहाँ पे 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, बट हम लोग इसको इनफाइनाइट रीड करेंगे। अरे आया नहीं, क्लियर है यहां तक, कुछ डाउट है? ओके, सो इस तरीके से साइन का टेबल कैसे, साइन की वैल्यूज कैसे याद करनी, उसके लिए मैंने शॉर्टकट दे दिया आपको। अच्छा, कॉस के लिए बस क्या करो, साइन का रिवर्स, और टैन के लिए क्या करो, साइन अपॉन कॉस। बट मैं हाईली सजेस्ट करूंगा तुमको कि तुम लोग अभी इसको मेमोराइज कर लो, राइट। ये तरीका मत अपनाओ, ये ठीक है बिगिनर्स के लिए ठीक है, बट अगर तुमको कोई भी पूछे, कभी भी पूछे tan 30 कितना, तुमको याद रहना चाहिए 1/√3 है। अगर कोई पूछेगा tan 60 कितना है, तो आपको याद रहना चाहिए √3 है। अगर कोई पूछेगा तुमको cos 60 कितना है, तो 1/2 है। कोई पूछेगा sin 30 कितना है, तो अगेन 1/2 है।
तो तुमको ऐसा क्विकली याद होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप ऐसा टेबल के चक्कर में पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, राइट? सो जो अच्छा नहीं है एंट्रेंस वाले स्टूडेंट के लिए। सो कुछ डाउट है अभी इसमें? ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट रिमेनिंग थ्री फंक्शन? तो वो तो बड़ा सिंपल है ना, आपको पता है, उनको बस क्या करना है, बोलो रेसिप्रोकल। इनवर्स नहीं रे, क्या इनवर्स अलग चीज है, रेसिप्रोकल अलग चीज है। सो ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, राइट? सो अब ध्यान दो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। तो टैन को उल्टा करोगे तो कॉट आता है। तो जाओ टैन के इधर, तो क्या इधर जीरो है, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं तो वन है। बेसिकली ये जीरो अपॉन, अच्छा इधर है भी, है जीरो अपॉन वन है ना, तो उसका उल्टा क्या आएगा, वन अपॉन जीरो। क्या आएगा? और वन अपॉन जीरो होता है कितना है, नॉट डिफाइंड। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, या इनफाइनाइट, तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो। तो इसके बाद ये डायरेक्टली याद रखो। अच्छा, यहाँ पे कितना है ये, वन अपॉन रूट थ्री, तो क्या होगा, रूट थ्री अपॉन वन, मतलब रूट थ्री। ये कितना है, वन। वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है, वन के नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो वन अपॉन वन कितना होता है, वन। अच्छा, इधर क्या है, रूट थ्री अपॉन वन है ना, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा वन अपॉन रूट थ्री। और ये नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, तो उसका रेसिप्रोकल जीरो। अच्छा, अब आते हैं सेक के लिए। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, राइट? तो ले लो कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस इधर कितना है, वन है, तो वन का रेसिप्रोकल कितना होता है, वन ही होता है। रूट थ्री बाई टू का कितना आएगा, टू बाई रूट थ्री। वन बाई रूट टू का कितना आएगा, रूट टू। और वन बाई टू का टू, और जीरो का इनफाइनाइट, राइट? और आगे कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इनफाइनाइट। वन बाई टू का टू बाई वन, मतलब टू। और ये वन बाई रूट टू का रूट टू, और ये टू बाई रूट थ्री। एंड वन का रेसिप्रोकल कितना होता है, वन। इस तरीके से हो गया, रहा या नहीं? सो टेबल जो है आपको खाली साइन के लिए मैंने तरीका बता दिया है। कॉस रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन है, टैन साइन और कॉस का डिवीजन है। टैन का रेसिप्रोकल लोगे तो कॉट आता है, कॉस का रेसिप्रोकल लोगे तो सेक आता है, एंड साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो कोसेक आता है। इस तरीके से आपको ये टेबल याद रखना चाहिए। क्लियर है क्या? अगले लेक्चर में मैं तुमको 90 के आगे का भी टेबल बताने वाला हूँ, मतलब 90 के आगे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको साइन 500 डिग्री पूछा, या साइन 540 डिग्री पूछा, या साइन 1080 डिग्री पूछा, तो भी आपको वैल्यू निकालने आनी चाहिए, राइट? तो तुम बोलोगे फिर हम लोग कितना ऐसा ऐसा कितना बड़ा टेबल लर्न करने वाले, नहीं, हम लोग खाली 360 डिग्री तक ही लर्न करने वाले, उसके आगे तो हमें तरीका है। समझा है नहीं समझा है, कि बाउंसर गया है, राइट? सो चलो ध्यान दो अब यहाँ पे, तो आपको नोट डाउन करना शुरू करो। तुम लोग कहाँ पे नोट डाउन किया था, कहाँ तक आए थे? ये बेसिक वाला पार्ट जो है वो बाद में नोट डाउन किया तो भी चलेगा। आई थिंक आप लोग ये वाला पार्ट नोट डाउन करो।